हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, कल की क्लास में मूल अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर चर्चा किए थे। आज की क्लास में मूल अधिकार का पहला अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 12 पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा दिया गया है और यही परिभाषा अनुच्छेद 36 के लिए भी प्रयोग किया गया है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो परिभाषा राज्य का परिभाषा अनुच्छेद 12 में है, वही परिभाषा सेम टू सेम अनुच्छेद 36 के लिए भी प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं कि राज्य के परिभाषा के अंतर्गत किन किन संस्थाओं को शामिल किया गया है। तो लिखते हैं, पहले हमारा हेडिंग होगा अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 और हेडिंग क्या होगा? राज्य का परिभाषा। तो कोई भी मेरे साथियों यदि आपसे पूछता है कि अनुच्छेद 12 में क्या है, तो आप क्या बताएंगे? राज्य का परिभाषा है। ठीक है। और यही परिभाषा और किस अनुच्छेद के लिए प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 36 के लिए भी प्रयोग किया गया है। और अनुच्छेद 36 का संबंध किससे है? डीपीएसपी से है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। ठीक है मेरे साथियों, राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आइए देखते हैं कि किन्हें शामिल किया गया है। तो पहला पॉइंट, भारत की सरकार। भारत की सरकार। भारत की सरकार व संसद को शामिल किया गया है राज्य के परिभाषा के अंतर्गत। भारत की सरकार व संसद को शामिल किया गया है। और किसे शामिल किया गया है? तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सभी राज्यों की सभी राज्यों सभी राज्यों की सरकार सभी राज्यों की सरकार व राज्य विधानमंडल को व राज्य विधानमंडल को राज्य विधानमंडल को और किसे शामिल किया गया है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत? तो सभी स्थानीय सभी स्थानीय सभी स्थानीय पदाधिकारी सभी स्थानीय पदाधिकारी, यानी इनको हम कह सकते हैं लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज लोकल अथॉरिटीज। और किसे शामिल किया गया है? तो अन्य अन्य पदाधिकारी को शामिल किया गया है। अन्य पदाधिकारी अन्य पदाधिकारी, यानी हम कह सकते हैं अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज। मेरे साथियों, यह 4 पॉइंट अनुच्छेद 12 में वर्णित है। राज्य के परिभाषा के अंतर्गत यह 4 पॉइंट आपके अनुच्छेद 12 में वर्णित है। पहला, भारत की सरकार व संसद। दूसरा पॉइंट है सभी राज्यों के सरकार व राज्य विधानमंडल। तीसरा पॉइंट है सभी स्थानीय पदाधिकारी यानी लोकल अथॉरिटीज। और चौथा पॉइंट है अन्य पदाधिकारी। यह 4 पॉइंट कहता है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। आइए एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि भारत की सरकार का मतलब क्या है, संसद का मतलब क्या है, सभी राज्यों की सरकार का मतलब क्या है, व राज्य विधान मंडल का मतलब क्या है, स्थानीय पदाधिकारी का मतलब क्या है, अन्य पदाधिकारी के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है। तो इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला जिन्हें समझेंगे वह है
भारत की सरकार व संसद। मेरे साथियों, भारत की सरकार एक लाइन में यदि हम कहें तो केंद्र में जिसकी सरकार है उसे ही भारत की सरकार कहते हैं। तो भारत की सरकार कौन है? इस समय भारत के सरकार के अंतर्गत कौन सी पार्टी है? तो आप कहेंगे बीजेपी है। और बीजेपी की इस समय नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। संसद क्या है? संसद कैसे बनता है? तो मेरे साथियों, संसद यहां पे 1 लिख दे रहे हैं और संसद लिख रहे हैं। संसद को समझ लीजिए, संसद को समझिए। संसद मेरे साथियों 3 लोगों से मिलकर बनता है। किनसे मिलकर बनता है? कितने लोगों से? 3 लोगों से मिलकर बनता है। पहला राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो मेरे साथियों अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के तहत कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और जो राष्ट्रपति होगा वह भारत का प्रथम नागरिक होगा। तो भारत का प्रथम नागरिक इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। तो संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति एक व्यक्ति को शामिल किया गया है। और कौन संसद मिलकर बनता है? तो राज्यसभा, राज्यसभा संसद के अंतर्गत राज्यसभा को भी शामिल किया गया है। और इनका राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 80 में है। इसके अतिरिक्त लोकसभा, लोकसभा और लोकसभा का प्रावधान मेरे साथियों अनुच्छेद 81 में है। किस में है? अनुच्छेद 81 में है। तो संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है। जब भी संसद नाम आए, ठीक है, तो संसद एक तो राष्ट्रपति को आप काउंट करिएगा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। जब यह 3 लोगों को मिलाएंगे तो एक संस्था का निर्माण होगा। उस संस्था को हम कहते हैं संसद। ठीक है। लेकिन एक बात को गौर करिएगा, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। ठीक है। यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बस बनता है। जैसे यदि हम उदाहरण के तौर पे कहें तो 2 लोगों का यदि शादी होता है, एक लड़का एक लड़की, तो अगुआ देखते ना, एक बिचौलिया होता है। तो बिचौलिया का कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति। न वह लड़का के पक्ष से रहते हैं न लड़की के पक्ष से रहते हैं, लेकिन एक शादी करवाने के लिए बिचौलिया का होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए संसद के लिए राष्ट्रपति का होना बड़ा जरूरी है। ठीक है। वह किसी लड़के के पक्ष से नहीं रहता है जो बिचौलिया होता है, लड़की के पक्ष से भी नहीं रहता है, लेकिन शादी करवाने के लिए अहम रोल निभाता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति भी न लोकसभा के न राज्यसभा के सदस्य हैं, न ही लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन संसद के निर्माण करने के लिए इनका होना जरूरी है। ठीक है। यह बात को ध्यान रखिएगा। मेरे साथियों, यदि आपसे कोई पूछे कि संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में इसका प्रावधान है, दूसरा है लोकसभा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 81 में है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सभी राज्यों की सरकार व राज्य विधानमंडल, इनका कहने का क्या मतलब है? यह क्या कहना चाहते हैं? तो सभी राज्यों की सरकार कहने का मतलब है मेरे साथियों कि वर्तमान में कितने राज्य हैं पूरे भारत में? तो 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य की सरकार जो है वह राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। ध्यान में रखिएगा, जो भी 28 राज्य की सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ठीक है, तो राज्य में तो वह उत्तर प्रदेश भी आएगा, तो योगी उनकी भी सरकार अनुच्छेद 12 में शामिल है। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा, 28 राज्य की सरकार अनुच्छेद 12 में शामिल है। और एक बात करता है राज्य विधानमंडल, यह क्या है? आइए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथियों, हमारा दूसरा पॉइंट है राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल यह क्या है? तो जैसे केंद्र में संसद होता है मेरे साथियों, वैसे ही प्रत्येक राज्य में राज्य विधान मंडल होता है। ठीक है। और यह
भारत के 28 राज्यों में राज्य विधानमंडल है, लेकिन इसमें एक कंडीशन थोड़ा सा अलग है केंद्र से। क्यों, क्या वह चेंज है मेरे साथियों? भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय आपका व्यवस्था है। अब 22 राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है। कहने का क्या मतलब है, आइए देखते हैं मेरे साथियों। राज्य विधानमंडल का जो निर्माण होता है वह होता है राज्यपाल से। एक तो राज्यपाल का होना जरूरी है, जैसे अगुआ के तौर पे राष्ट्रपति थे, यहाँ पे कौन है, राज्यपाल। एक है आपका विधानसभा, कौन है, विधानसभा। और दूसरा आपका सदन है विधानमंडल, विधान परिषद, सॉरी विधानमंडल नहीं, विधान परिषद। मेरे साथियों एक चेंजिंग बस थोड़ा सा विधान परिषद ही में थोड़ा सा दिक्कत करता है। क्या दिक्कत करता है? तो दिक्कत यह है कि यह भारत के 6 ही राज्यों में है। एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका बिहार में है, तीसरा महाराष्ट्र में है, चौथा आपका कर्नाटक में है, पांचवा तेलंगाना में है, छठवां आंध्र प्रदेश में है। तो भारत के 28 राज्यों में से 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है। ठीक है, तो जहाँ पे विधान परिषद है मेरे साथियों, ठीक है, वहाँ पे राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर होता है। ठीक है, तो भारत के 6 राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था है। कौन कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यह 6 राज्यों में राज्य विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है? राज्यपाल मिलता है, विधानसभा मिलता है, विधान परिषद मिलता है, तब जाके एक संस्था का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं राज्य विधान मंडल। ठीक है, लेकिन भारत के 22 ऐसे राज्य हैं जहां पे केवल विधानसभा है। वहां पे राज्य विधानमंडल का निर्माण बस 2 लोगों से मिलकर होता है, एक राज्यपाल और दूसरा आपका विधानसभा। 22 राज्यों में जहां केवल विधानसभा है उसे एक सदनीय कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक सदनीय। ठीक है, और 6 राज्यों में जहां पे विधान परिषद है उसे हम बोलते हैं द्विसदनीय। क्या बोलते हैं? द्विसदनीय। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर निर्माण होता है किसका? राज्य विधान मंडल का। तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन पंजाब में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आपका केरल में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आपका मध्य प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, गुजरात में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। गुजरात में कैसी सदनीय व्यवस्था है? एक सदनीय व्यवस्था। वहां पे राज्य विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है? राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होता है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है सभी स्थानीय पदाधिकारी। इसका मतलब क्या है? सभी स्थानीय पदाधिकारी का मतलब है लोकल अथॉरिटीज। अब लोकल अथॉरिटीज के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है, आइए देख लेते हैं। तीसरा है सभी, लिख लेते हैं, सभी स्थानीय, सभी स्थानीय पदाधिकारी, यानी लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज के अंतर्गत मेरे साथियों ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है, नगर निगम को शामिल किया गया है, नगर पालिका को शामिल किया गया है, जिला बोर्ड को शामिल किया गया है। इन्हें भी कुछ शक्तियां दिया गया है और यह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के परिभाषा में शामिल किया गया है। जो आपका ग्राम पंचायत होंगे, मतलब आप किसी गांव में रहते होंगे तो आपका जो ग्राम पंचायत है वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आपका ग्राम पंचायत भी अनुच्छेद 12 में आता है।
तो लिखिएगा पहला इसमें ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट लिखिएगा नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका। तीसरा इसमें लिखिएगा नगर निगम, नगर निगम। चौथा पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा जिला बोर्ड, जिला बोर्ड। तो यह तो कुछ आपके स्थानीय पदाधिकारी थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अन्य पदाधिकारी। तो मेरे साथियों अन्य पदाधिकारियों में वैसे संस्थाओं को शामिल किया गया है जिन्हें भारत सरकार के द्वारा उन्हें कुछ शक्तियां प्रदान किया गया है, जो अपने क्षेत्र में, ठीक है, अपने क्षेत्र में वह उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चौथा पॉइंट देख लीजिएगा। चौथा है क्या? अन्य पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी यानी अदर अथॉरिटीज। इसके अंतर्गत वैसे संस्थाओं को शामिल किया गया है जो जिन्हें कुछ शक्तियां दिया गया है, जो अपने क्षेत्र में उन शक्तियों का प्रयोग करके अपना कार्य को सुचारू ढंग से चला सकते हैं। वो कौन कौन से संस्थाएं हैं, आइए उसको देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अनुच्छेद 12 में शामिल नहीं किया गया है। अगर नहीं याद रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे तो 25-26 संस्थाएं हैं, लेकिन आप 10 से 12 यदि मोस्टली संस्था जान लेते हैं तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संस्था है। पहला है मेरे साथियों आपका LIC। क्या है? LIC, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम। यह आपकी संस्था अन्य पदाधिकारी में है, अर्थात LIC राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा है मेरे साथियों सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, सभी राष्ट्रीयकृत, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक। तीसरा यदि हम संस्था की बात करें तो विश्वविद्यालय, लिख लीजिएगा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। नेक्स्ट संस्था की बात करें तो UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग। ये ऐसी संस्था है जो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। और UPSC कब पेपर करवाना है, ठीक है ना, UPSC का संघ लोक सेवा आयोग का कब पेपर होगा, कॉपी कैसे चेक होगी, कब इसका रिजल्ट निकलेगा, कब इंटरव्यू होगा, कब मेंस होगा, यह सरकार नहीं देखती है, वह एक संस्था देखती है। और उस संस्था का नाम क्या है? UPSC। तो मेरे साथियों इस संस्था को भी बहुत सारे अधिकार से प्राप्त है। अब चलते हैं नेक्स्ट संस्था पे। नेक्स्ट संस्था है सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल। मेरे साथियों सैनिक स्कूल भी आपकी ऐसी संस्था है जो अपना शक्ति का प्रयोग स्वयं करती है, ठीक है। और सैनिक स्कूल में आप एडमिशन के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। यदि निकालेंगे तब जाके इसमें छोटे बच्चों, जैसे आप 6 क्लास में यदि छोटे बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवाएंगे, निकालता है तब उस बच्चे का होगा। और ये मोस्टली जो बहुत तेज बच्चे होते हैं उन्हीं का इसमें होता है सैनिक स्कूल में, ठीक है। यह भी एक संस्था के तौर पे कार्य करती है। चलते हैं नेक्स्ट संस्था की तरफ। नेक्स्ट संस्था है BSNL, BSNL, ठीक है। यह तो आपका सिम भी है BSNL, लेकिन BSNL आपका भारतीय संचार निगम लिमिटेड, यह एक सिम देती है और यह सरकारी सिम है, ठीक है। तो BSNL जो संस्था है वह भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट ONGC,
ONGC, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इसको लिख लीजिएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं तेल और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस आयोग, ONGC मेरे साथियों, इसे भी हम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं SAIL, सैल को भी संस्था अनुच्छेद 12 के अंतर्गत शामिल किया गया है। और यह क्या है? यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण है। भारतीय, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इसको शामिल किया गया है। और किसे शामिल किया गया है? तो भारतीय खाद्य निगम को भी शामिल किया गया है। भारतीय खाद्य निगम, खाद्य निगम को भी शामिल किया गया है। और किसे शामिल किया गया है? तो मेरे साथियों, भारतीय कृषि, भारतीय कृषि आयोग को भी शामिल किया गया है। भारतीय कृषि आयोग को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी शामिल किया गया है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है उसे भी शामिल किया गया है। तो लिख लेते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी शामिल किया गया है। एक लास्ट लिख लीजिएगा, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट को भी शामिल किया गया है। तो यह कुछ ऐसी संस्था है मेरे साथियों जो अन्य पदाधिकारी यानी लोकल अथॉरिटीज में शामिल किया गया है। तो यह अनुच्छेद, राज्य जो अनुच्छेद 12 है, राज्य के परिभाषा के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है उससे संबंधित आज का वीडियो था। तो मेरे साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।